हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि एंड वेलकम टू द चैनल मैथ्सविल। मैंने आप लोगों से लास्ट वीक पूछा था कि आप लोगों को कोई पर्टिकुलर टाइम है जिस पर आपको क्लासेस चाहिए, कोई ऐसा टाइम जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो। जिसके जवाब में मुझे सन्नाटा मिला, तो मैंने फाइनली खुद से डिसाइड कर लिया कि आप लोग के लिए 3 PM का टाइम बेस्ट रहेगा। हम 3 बजे रोज क्लासेस लेकर आपके सामने हाजिर रहेंगे। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मैथ्स पेडागोजी, यानी कि गणित का शिक्षण शास्त्र। इसमें हमने लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक किया था? गणित की अधिगम अवस्थाएं, यानी कि स्टेजेस ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। हमने इसमें 6 अवस्थाएं पढ़ ली थी। मैंने आपसे कहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने सैटरडे को करवाया था ताकि आपको संडे को थोड़ा बहुत रिवीजन का टाइम मिल जाए। आज हम वैसे ही एक टॉपिक के साथ है, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रिमीडियल टीचिंग। हमारा ये टॉपिक है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और रह गया है। इसके बाद हमारा मैथ्स पेडागोजी खत्म है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कम्युनिटी मैथमेटिक्स, यानी कि सामुदायिक गणित। ये 3 टॉपिक आपके कैसे हो जाएंगे? आज मंडे है तो आज हम करेंगे आपका डायग्नोस्टिक टीचिंग या डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि निदानात्मक परीक्षण। फिर हम बात करेंगे कल रेमीडियल टीचिंग की। यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। और उसके बाद वेडनेसडे को हम बात करेंगे कम्युनिटी मैथमेटिक्स, यानी कि सामुदायिक गणित। ये 3 आपके हो गए चैप्टर। थर्सडे और फ्राइडे मैंने रखा है मॉडल पेपर के लिए। ठीक है, सैटरडे आपकी प्रिपरेटरी लीव रहेगी क्योंकि आपका संडे को यूपी टेट है। तो सैटरडे को आप लोग पूरी रिवीजन कीजिए, जैसे भी आपको करना है। जौन सा भी सब्जेक्ट आपका थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो, आप सैटरडे को आराम से उसकी रिवीजन कीजिए। कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो 24 आवर आपके लिए टेलीग्राम चैनल खुला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पे ज्वाइन कीजिए और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है ना? सो ये सब चीजें आपकी फ्राइडे से, आपका ये वीक आपका पूरा इस तरीके से चलेगा। मंडे से हम लोग कंसेप्चुअल मैथ्स पे आ जाएंगे। कंसेप्चुअल मैथ्स यानी कि मैथ्स जो हम पेडागोजी से पहले कर रहे थे। हमने कहा छोड़ा था? HCF LCM पर, यही छोड़ा था। इसके भी हमने क्वेश्चंस तो कर ही लिए थे, सॉरी इसका कंसेप्ट तो हमने कर लिया था, क्वेश्चंस रह गए थे। तो क्वेश्चंस पे हम लोग वर्क कर लेंगे मंडे से। मंडे से अब आपके लिए क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप अपने क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों से आशा करती हूं कि आज मंडे है और आपको अगले मंडे तक मुझे ये बताना है कि आप इसके बाद कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो या आप लोगों को ऐसा लग रहा हो ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है। सीटेट तक हम वो वाले टॉपिक्स करेंगे जो जैसे जैसे आप बताते जाएंगे। तो आप लोग प्लीज बताइए, क्योंकि मैं अपने हिसाब से आप लोगों को जितना मर्जी करा लूं, लेकिन अगर आप लोग का फीडबैक मिलेगा तो कहीं ना कहीं मेरे लिए आसान रहेगा और आप लोगों की भी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी। आप लोग की जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं, वो भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने टॉपिक्स प्लीज, एक हफ्ता है आपके पास, बता दीजिएगा मुझे। सो आ जाते हैं फिर अपने आज के टॉपिक पे, डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि निदानात्मक परीक्षण। डस्टर से दुश्मनी है शायद मेरी। अब आप लोगों ने ये वर्ड, एक वर्ड है ये डायग्नोस्टिक, ये कहां से बना है? डायग्नोस से। ये वर्ड आया कहां से? निदान। कहां से आया ये वर्ड? निदान, यानी कि किसी चीज को हमें ढूंढना, पता करना, डायग्नोस करना। और ये हमने कहां सुना है पहली बार वर्ड? मेडिकल टर्म्स में सुनते हैं हम लोग। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे इंडियंस में तो बीमारी भी इतनी अजीब अजीब, इतनी मजेदार होती है ना कि अगर कोई बाहर का डॉक्टर हो ना, वो एक बार चकरा जाए। कैसी बातें करते हैं ना हम लोग, दिल घबरा रहा है डॉक्टर साहब, जी घबरा रहा है, जी मचल रहा है, या सीने में जलन हो रही है।
कैसी बातें करते हैं ना हम लोग। तो ये जो डायग्नोसिस है, एक्चुअली जब हम अपनी भाषा में तो डॉक्टर को बता देते हैं, लेकिन डॉक्टर जो दवाई देगा वो तो मेडिकल टर्म्स पे देगा ना। तो वो क्या करता है, डॉक्टर हमारी बात सुन के डायग्नोस करता है हमारी बीमारी को। डायग्नोस मतलब पता करता है, पता करना। हमें जो तकलीफ है उसके बारे में डॉक्टर पता करता है। तो यही है निदान करने के लिए, निदान करता है हमारी बीमारी का। ऐसे ही क्लासरूम में, आप क्लासरूम में देखिए, गणित में तो इतनी ज्यादा दिक्कतें आती है। बेसिकली ये क्या होती है बीमारी, हमारी असमर्थता दर्शाती है। तो ऐसे ही क्लासरूम में बच्चा कितनी सारी गलतियां करता है ना। कोई बच्चा 343 माइनस 29 करेगा तो यहाँ पे 6 लिख देता है, लेकिन यहाँ तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से कट के 3 और फिर ये 14 होना चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसका आंसर निकाल के लिखते हैं। बच्चे इसका आंसर क्या निकालते हैं, 6 और 2, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, कभी कभी बच्चे एडिशन में गलती करते हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 12 लिख देंगे और यहाँ पे 3, ये भी गलत है। तो कैरी में, बोरो में गलती करते हैं। किसी बच्चे को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दिक्कत होती है। बच्चे एलसीएम और एचसीएफ के बीच का फर्क नहीं समझ पाते हैं। बच्चे एरिया और वॉल्यूम के बीच का फर्क नहीं समझ पाते हैं। तो कितनी सारी दिक्कतें होती है ना। अब टीचर को भी तो यही करना है, टीचर को भी तो डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि निदानात्मक परीक्षण करना है, ताकि वो अपने बच्चे जो वो उनकी गलतियां कर रहे हैं, जो वो असमर्थता, इनकेपेबिलिटीज दिखा रहे हैं, उनका वो सोल्यूशन निकाल सके। क्योंकि हमारे एनसीएफ ये क्या कहता है कि हमें इंक्लूसिव क्लासरूम की जरूरत है। इंक्लूसिव क्लासरूम जिसमें हम हर बच्चे को साथ लेके चल सके। हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अगर कुछ बच्चे टैलेंटेड है यानी कि वो अच्छा पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई में तेज हैं, तो हम उनको अलग कर दें, और जो पढ़ाई में पीछे रह गए उनको अलग कर दे, फिर उनको अलग अलग पढ़ाए। नहीं, हमसे कहा गया है कि हमें सब बच्चों को साथ में लेकर चलना है। अब अगर साथ में लेकर चलना है, अगर हम उन्हें अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो जो बच्चे पीछे पिछड़ गए हैं, जो बच्चे पीछे रह जाते हैं पढ़ाई में, उन्हें भी आगे लाना पड़ेगा। तो अगर उन्हें आगे लाना है तो हमें उसके लिए जानना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है। हमें डायग्नोस करना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा कि दिक्कत आ कहाँ रही है। ठीक है ना। सो यही है डायग्नोसिस, यही है डायग्नोसिस। इसमें 2 मनोवैज्ञानिक कह लीजिए, विशेषज्ञ कह लीजिए, गुड्स और मार्सेल ने पर्टिकुलर एक डेफिनेशन दी है। आप उसे एज इट इज नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। गुड, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिए। सॉल्विंग द डिफिकल्टीज रिलेटेड टू लर्निंग इज डायग्नोसिस। सॉल्विंग द डिफिकल्टीज रिलेटेड टू लर्निंग इज नोन एज डायग्नोसिस। हिंदी में गुड के अनुसार अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण। अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण, ये है गुड्स की तरफ से जो डेफिनेशन दी गई है। चांसेस मैं बता रही हूँ सीटेट में तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन यूपी टेट में ना डायरेक्ट क्वेश्चंस उठते हैं। यूपी टेट वाले बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ वगैरह नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाते हैं। तो हमें उन डायरेक्ट क्वेश्चंस की वजह से इन डेफिनेशंस पे थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है अगर आप लोगों ने आज ही पढ़ा है तो आप संडे तक याद रख पाएंगे। फिर भी एक नज़र मार लेना, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है आप लोगों का। उसके बाद दूसरा है मार्सेल। इन्होंने एक डेफिनेशन दी है डायग्नोसिस की, हाँ वो भी नोट कर लीजिए। मार्सेल कहते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग इम्प्लाइज, डायग्नोस्टिक टीचिंग इम्प्लाइज putting special efforts to remove the errors in education,
मार्सेल के अनुसार जिस विषय में विशेष त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता है उसे हम प्राय निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। ठीक है, आपने इस बारे में जान लिया। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे बैकवर्डनेस, क्योंकि हमने कई दफा बोला कि जो बच्चे पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, तो उनकी बैकवर्डनेस, उन पर काम करेंगे। बैकवर्डनेस यानी कि पिछड़ापन। अब इसके बारे में जानिए। मैंने आपसे कहा कि जो बच्चे पीछे रह गए उन्हें साथ लेके चलना है, तो पीछे बैकवर्ड अगर रह गए हैं तो हमें ये भी तो जानना पड़ेगा ना वो किस तरीके से बैकवर्ड रह गए हैं। अब ये दो तरीके की होती है, एक तो होता है जर्नल यानी कि सामान्य, और एक है स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट। अब इसे भी जान लेते हैं। सिंपल है, आप अपनी क्लास को नोटिस करके देखिए, आप लोग भी स्कूल में पढ़ के यहां तक पहुंचे, अपनी क्लास में नोटिस करके देखिए, दो तरीके के बच्चे होते थे। एक तो होते थे जो पढ़ाई में हमेशा ही अव्वल रहते थे, चाहे उन्हें और कुछ ना आता हो, लेकिन पढ़ने में वो टॉप रहते थे, वो क्लास के टॉपर कहलाते थे। लेकिन कुछ बच्चे होते थे जो हर सब्जेक्ट में पीछे रहते थे, हर सब्जेक्ट में पीछे रह जाते थे, और टीचर्स उन्हें यूजुअली नालायक, निकम्मा ऐसा कुछ कह के, या वीक स्टूडेंट्स, हम ऐसा कुछ कह के संबोधित करते थे, जो कि गलत भी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये वो बच्चे हैं जो सामान्य, मतलब वो हर सब्जेक्ट में ही कमजोर है, वो हर विषय में थोड़े थोड़े कमजोर ही है। ठीक है, तो वो है जर्नल। दूसरा आता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब या तो कोई बच्चा बाकी सारे सब्जेक्ट्स में ठीक है लेकिन एक सब्जेक्ट में पीछे है, या यूं कह लीजिए कि वो सभी सब्जेक्ट में सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन एक आधे टॉपिक में पीछे रह गया। मतलब उसको एक आधा टॉपिक ऐसा है जो उसे समझ ही नहीं आता। मैं और दूर तो कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बात करती हूँ। जैसे मेरे साथ क्या था, टेंथ तक सबका एक कॉमन रहते हैं सब्जेक्ट्स, तो 10th तक मेरे साथ क्या था, इंग्लिश में टॉप, हिंदी में टॉप, मैथ्स में टॉप, साइंस में टॉप। लेकिन जैसे ही एसएसटी आती थी ना, मेरे कानों में से धुआं निकल जाता था। इतना बुरा हाल था, मेरे घर वालों ने, रादर मेरे डैडी जो कि पढ़ाई को लेकर हमेशा ही बहुत ज़्यादा जागरूक रहते थे, उनका कहना था बेटा तू चारों सब्जेक्ट में जैसे कर लियो, लेकिन ना एसएसटी में बस पास होके आ जाइयो, फेल मत हो जाना। ऑल्दो हाँ, मेरा फेल मतलब जो मेरे कम नंबर या यूँ कह लीजिए पीछे रह जाना, मेरे पीछे रह जाना भी 50-60% था कि मेरे इतने ही नंबर आ पाते थे एसएसटी में। तो ये क्या है, मैं स्पेसिफिक बैकवर्डनेस शो कर रही थी वहाँ पे कि मुझे सब कुछ समझ में आता था, एक एसएसटी मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं कि मैं आपको समझाऊं या मैं आपसे कहूं, और अब मुझे बहुत अच्छे समझ में आती है। तो इसे कहते हैं हम स्पेसिफिक, या कभी आप कह लीजिए जैसे मैथ्स है, मैथ्स में कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे रहे होंगे जो मुझे पहले, जैसे ट्रिग्नोमेट्री जब हमें 10th में इंट्रोड्यूस किया गया तब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, टीचर ने कोशिश की, नहीं समझ में आया। हाँ, उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, फिर मेरा वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन गया। तो ऐसे ही होता है कि स्पेसिफिक विशिष्ट बैकवर्डनेस है, या तो तुम किसी एक सब्जेक्ट में पीछे हो या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में पीछे हो, उसे हम कहते हैं बैकवर्डनेस। अब हमने ये बैकवर्डनेस जान लिया, तो हमारे क्या है, हमें डायग्नोस यही करना होता है कि बच्चा जर्नल बैकवर्ड रहे या स्पेसिफिक बैकवर्डनेस शो कर रहा है। दूसरी चीज हमें ये भी जानना है कि हम डायग्नोसिस करते कैसे हैं। पार्ट्स ऑफ डायग्नोसिस यानी कि भाग, निदानात्मक परीक्षण के भाग जानते हैं अब हम। आई होप आप सब लोगों को ये दोनों बैकवर्डनेस समझ में आ गई हो, क्योंकि ये पिछड़ापन ही एक्चुअली डायग्नोसिस का आधार बनता है, तो हमें वही जानना होता है। ठीक है, तो पार्ट्स पे बात कर लेते हैं, भागों पर। बेसिकली इसे हम स्टेप्स भी कह सकते हैं कि हमने डायग्नोस्टिक टीचिंग एक्चुअली करनी कैसे होती है, हमें उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले होता है वर्गीकरण, यानी कि कैटेगराइजेशन।
अब ये कैटेगराइजेशन क्या है? हमें ये जानना है कि वो जो बैकवर्डनेस बच्चा शो कर रहा है, अगर मैं एक मैथ्स की टीचर हूं तो मुझे पहले ये जानना पड़ेगा कि अगर मेरी क्लास में एक बच्चा है जो कॉन्स्टेंटली पीछे चल रहा है, तो मैं पहले ये देखूंगी यार वो मेरे सब्जेक्ट में पीछे चल रहा है कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी उसका यही हाल है। मतलब वो जर्नल बैकवर्डनेस एक सामान्य पिछड़ापन हमें दिखा रहा है या फिर वो विशिष्ट पिछड़ापन दिखा रहा है कि सिर्फ मैथ्स में ही कमजोर है। तो पहले तो हमें जर्नलाइज करना पड़ेगा, हमें वर्गीकरण करना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा कैसे चल रहा है। फिर वही बात, और दूसरी तरीके का कैटेगराइजेशन ये है कि हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन बच्चे पीछे चल रहे हैं। अब क्लास तो 40-50 बच्चों की होती है, इसमें आप कैसे अंदाजा लगाओगे? कुछ बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ठीक ठाक कर रहे हैं, कुछ बच्चे ठीक ठाक से थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, कुछ बच्चे बस जरा से ही कम कर रहे हैं। एक होता है ना बिलो एवरेज, मतलब ठीक ठाक से जरा सा कम, कि अगर हम आज बिलो एवरेज मार्क्स, अगर हम एवरेज मार्क्स एक ऐसे लेके चलते हैं कि 70 to 75% हमारे लिए एवरेज है, तो वो बच्चा 65% तक ले आ रहा है। मतलब ये बहुत बुरा भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक है। फिर हमें एक वो जानना होता है कि कौन बच्चे बिल्कुल डल हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, उस सब्जेक्ट में वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो उसे हम कह देते हैं ये वाले बच्चे जो 40-50% वाले बच्चे, ठीक है ना, या इससे भी कम 30% फेल ही हो जा रहे हैं। तो ये है, हमें वर्गीकृत करना पड़ेगा दोनों तरीके से चीजों में। एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी वो बैकवर्डनेस शो कर रहे हैं, फिर अगर वो बैकवर्डनेस शो कर रहे हैं तो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, बिलो एवरेज या बिल्कुल एक कहते हैं ना वीकर सेक्शन, किस चीज में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि दिक्कत, क्या दिक्कत आ रही है। अभी हमने ये तो जान लिया कि हाँ, सपोज कीजिए दो बच्चे राम और श्याम, ये दो बच्चे हैं जो कि बैकवर्डनेस शो कर रहे थे, ठीक है, पीछे रह रहे थे। हमने कई दफा इनके पेपर वगैरह लिए, नहीं कर पा रहे अच्छा परफॉर्म क्लास में। तो ये क्या हुआ, इसमें ये तो जर्नल शो कर रहा था, मतलब ये हर सब्जेक्ट में पीछे था, ये सिर्फ हमारे पर्टिकुलरली मैथ्स में पीछे था, गणित में पीछे था। तो मैंने ये जान लिया। अब मुझे ये जानना है कि नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि दिक्कत आ कहाँ रही है, कठिनाइयों का ज्ञान। तो दिक्कत आ कहाँ रही है हमें वो भी जानना पड़ेगा। देखो कई तरीके की दिक्कत आती है। अब गणित को ले लीजिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, लेकिन इसके आगे के जो एवरेज परसेंटेज वगैरह के कंसेप्ट है उन्हें वो समझ नहीं आते, ठीक है। या और भी कई तरीके की चीजें हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कुछ बच्चे होते हैं उन्हें समझ में आ जाता है, लेकिन वो अपनी समझ को पेपर पे नहीं उतार पाते, जिस वजह से उनको नंबर नहीं मिल पाते। कुछ बच्चे समझ भी लेते हैं, कुछ बच्चे लिखने में भी ठीक होते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं रहता, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें समझ ही नहीं आता। तो कितनी तरीके की कठिनाइयां है ना। गणित में भी वही है, अगर कंसेप्ट समझ ही नहीं आएगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलो आपको समझ आ गया कंसेप्ट, लेकिन आपको फॉर्मूले याद नहीं हो पा रहे, आपको सूत्र याद नहीं हो पा रहे, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। तो ये सब क्या है, ये नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि कठिनाइयों का ज्ञान, कि हमें प्रॉब्लम एक्चुअली बच्चा क्या फेस कर रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, तो ये हमें ये जानना पड़ेगा ये प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम है। उसके बाद तीसरा हमारा ऑप्शन आ जाता है कॉज ऑफ बैकवर्डनेस। कॉज ऑफ, अब ये क्या हो रहा है, यहां पे बच्चे को हमने देख लिया कि कौन से बच्चे बैकवर्डनेस शो कर रहे हैं, कौन से बच्चे पिछड़ापन शो कर रहे हैं, फिर हमने ये देख लिया वो कैसा पिछड़ापन शो कर रहे हैं। अब हमें ये जानना है कॉज ऑफ बैकवर्डनेस, यानी कि पिछड़ेपन का कारण, दिक्कत क्यों आ रही है। हमने जान लिया दिक्कत आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है, अब हम जानेंगे दिक्कत क्यों आ रही है। यार प्रॉब्लम क्यों आती है बच्चों को, बच्चे क्यों नहीं समझ पाते, आप खुद सोच के देखिए कितने सारे कारण हो सकते हैं। पहली बात तो जहां हम कह देते हैं दिव्यांग बच्चे, कुछ में सुनने या देखने की क्षमता कमजोर होती है,
कुछ में हाथ पैरों में कोई दिक्कत हो, कोई ऐसी दिक्कत हो, तो ऑफकोर्स सी बात है कि उनका लर्निंग प्रोसीजर, उनकी अधिगम बहुत स्लो चलेगा, बहुत धीमा होगा। भाई जो एक नॉर्मल बच्चा है वो देख पा रहा है, सुन पा रहा है, तो उसको तो फटाफट समझ में आएगा, काफी हद तक उनसे ज्यादा। एक ये दिक्कत हो सकती है कॉजेस में। और क्या दिक्कत हो सकती है? बच्चे की स्टडी हैबिट्स, आपकी आदतें। अब कुछ बच्चे होते हैं उन्हें नहीं होती आदत, वो एक बार क्लास में समझा, स्कूल से घर जाते ही बस्ता पटका और सीधा खेल ले। उनकी मम्मी चिल्ला रही है, पापा पीट रहे हैं, फिर पीट पाट के ढीठ हो गए, नहीं आते भाई खेलने, नहीं आते भाई पढ़ने। ट्यूशन फेंका है तो ट्यूशन से भग लिए। स्कूल जाने के नाम पे उन्हें पेट दर्द हो जाता है, खेलने जाने के नाम पे उनका सब कुछ सही हो जाता है। तो ये क्या है? ये आदतें हैं जिन्हें ऑफकोर्स ही बात है हम ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम बड़े हैं, कहीं ना कहीं हम उनके गार्जियन हैं। ठीक है। कुछ और दिक्कतें होती है, जैसे बच्चे को कहीं ना कहीं स्कूल में बुली किया जा रहा है और क्लासमेट्स हैं वो बच्चे को परेशान कर रहे हैं, तो एक तरीके का ये भी इमोशनल रीजन हो सकता है कि घर में कोई दिक्कत है जो बच्चे को परेशान कर रही है और वो पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा पा रहा। ठीक है, तो ये है कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस। इसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मैं 9th-10th को पढ़ाती थी, एक 10th का बच्चा था, उसकी गणित मैथ्स पढ़ाती थी, बहुत दिक्कत थी उसमें। मतलब दिक्कत उसको, मेरे को बहुत दफ़ा ऐसा सोचने लगती थी उसके आंसर्स देख के कि इसको 10th में भेज किसने दिया, कैसे आ गया ये। लेकिन है ना, इवेंचुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसके जो पोर्ट्रेट्स थे, वो बंदा क्लास में बैठ के क्या पोर्ट्रेट बनाता था, ऐसा लगता था वो चीज़ जीव उठेगी, बोल उठेगी, है ना। तो ये क्या था? मैंने जब उससे बात की, मैंने पहले पता किया कि उसको कैसी प्रॉब्लम है, फिर पता किया वो हर सब्जेक्ट में ही कमज़ोर है। फिर मैंने जाना कि उसको प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, प्रॉब्लम क्या है। ऐसा नहीं उसे समझ नहीं आ रहा, वो समझना ही नहीं चाह रहा। मुझे ये बाद में थोड़ा सा परीक्षण करने के बाद, थोड़ा उसको देखने के बाद पता चला कि वो समझना नहीं चाहता था। फिर मैंने उससे बात की, उसके पेरेंट्स को बुलाया, उसकी मॉम से बात की, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली वो बच्चा अंडर प्रेशर है। अंडर प्रेशर क्यों है? उसका सारा इंटरेस्ट आर्ट्स में है, दिख रहा है कि उसको पोर्ट्रेट वगैरह बनाने का शौक है, और उसको घर में प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपको 11th में साइंस लेनी है, जिस वजह से वो इतना प्रेशराइज हो चुका है कि वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा अब। तो ये था उसके कॉज ऑफ बैकवर्डनेस। अब जब हमने सब कुछ जान लिया तो मेरी क्या ड्यूटी थी कि मैं ऐसे तरीके ढूंढूं जिससे उसकी ये दिक्कत का निदान कर सकूं, उसकी इस दिक्कत का उपचार कर सकूं, उसको इस दिक्कत से बाहर निकाल सकूं। तो यही एक रीज़न था जो होता है। अब हमें जानना होता है कि हमें दिक्कत से, प्रॉब्लम से, हमें इससे कैसे छुटकारा पाना है। तो ये से हम कहेंगे वेज एंड मेथड्स टू ओवरकम, यानी कि अपने इस पिछड़ेपन से छुटकारा पाने के इलाज, तकनीक, हमें रास्ते ढूंढने हैं। तो ये रास्ते ढूंढने में अब मैंने उस बच्चे से क्या किया, मैंने उस बच्चे से पहले थोड़ी देर दोस्ती करने की कोशिश की, क्योंकि उसे हर टीचर डांट रहा था। तो मैंने उसके साथ थोड़ी दोस्ती करने की कोशिश की। क्लास के बाद उससे बैठ के थोड़ी देर बात की, उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया। मैंने देखा कि हाँ, उसको 10th के कंसेप्ट अगर नहीं है कोई बात नहीं, उसके पहले नीचे वाले कंसेप्ट, जो उसके 7th 8th वाले कंसेप्ट थे, उन्हें थोड़ा दोबारा पॉलिश किया जाए ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आए। फिर वो 10th के कंसेप्ट उसे दोबारा समझाए, तब जाके उसने थोड़ा बहुत बेटर करना शुरू किया। तो ये क्या है? ये वेज है। और जो ये सब मैंने किया, मैंने सोचा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये मैंने सोचा कि उससे बात की जाए, उसको अलग से टाइम दिया जाए, उसके पुराने कंसेप्ट्स को पॉलिश किया जाए। और जब मैंने ये सब किया तो उसे हमने कह दिया रिमीडियल, उसे हमने कह दिया उपचारात्मक शिक्षण, क्योंकि सबसे अलग बिठा के उसको थोड़ा टाइम अलग से दिया ना, तो उसे मैंने कहा उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो यही था हमारा सारा निदानात्मक शिक्षण के भाग। ये 4 भाग है, इन्हें आप नोट कर लीजिए। अब एक चीज बताइए कि हमने ये सब किया क्यों? हमने ये सारा डायग्नोसिस प्रोसेस किया क्यों? टीचर का काम है पढ़ाना, मेरा काम था पढ़ाना, नहीं आए नंबर ना सही। एक्चुअली ना, टीचर के कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और आप जितने छोटे बच्चों के टीचर है ना, उतनी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। आप खुद सोच के देखो,
प्राइमरी का बच्चा, प्राइमरी का टीचर जो पेपर 1 दे रहे हैं, लोग, आप लोगों से कई दफ़ा कहते भी सुना होगा पेपर 2 मुश्किल होता है, पेपर 1 आसान होता है, तुम लोगों की तो मज़े हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, पेपर 1 बेशक मुश्किल हो, आपने एक चीज़ देखी है कि पेपर 1 में तो गणित में 15 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के, और पेपर 2 में सिर्फ 10 आते हैं। उसका क्या रीज़न है कि हमें छोटे बच्चों के साथ थोड़ा ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत है कि उन्हें क्या चाहिए। हमारे कंधों पे एक जिम्मेदारी है कि हम अपने देश का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है अगर एक बुरा टीचर होगा तो उसके बच्चे भी तो बुरे होंगे। अब अगर एक पेरेंट एक कपल वो अच्छे से परवरिश नहीं कर पाता तो उसके सिर्फ 2 बच्चे 3 बच्चे बुरे निकलेंगे। लेकिन अगर एक टीचर गलत है, अगर मैं गलत हूं, तो मेरे कितने बच्चे गलत निकलेंगे, सोच के देखो। मेरी सोच का, मेरी गलती का प्रभाव तो कम से कम 100 और नहीं तो क्लास के बच्चों पे ले लीजिए तो 40-50 बच्चों पे पड़ेगा। अब आप खुद सोच के देखो कि कितनी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है एज अ शिक्षक, एज अ टीचर। ठीक है ना। तो अब हमने ये सब किया ही इसलिए कि हमसे कोई गलती ना होने पाए, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाएं। तो यही है कि अब हमने किया क्यों, हमें इससे क्या फायदे हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके। एडवांटेजेस ऑफ डायग्नोस्टिक टीचिंग्स, अगली सब हेडिंग दे लीजिए। एडवांटेजेस ऑफ डीटी, डायग्नोस्टिक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण इन मैथ्स। ठीक है, क्या कह लीजिए, गणित में निदानात्मक परीक्षण के फायदे या लाभ। तो लाभ क्या क्या हो सकते हैं। मैं टीचर हूं, मुझे दिख रहा है कि बच्चे पीछे चल रहे हैं। पहले अगर मैंने जान लिया तो मैं उसके हिसाब से एक लेसन प्लान तैयार करूंगी। अब मैंने देखा कि मेरी क्लास में 20 बच्चों की क्लास में 5 बच्चे तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन जो 15 बच्चे हैं उनको HCF LCM में बहुत दिक्कत आ रही है। उनको समझ ही नहीं आ रहा LCM और HCF क्या है। तो मैं जो अपना पेस है, जो मेरे लेसन प्लान्स है, उसको स्टॉप करके, अपने शिक्षण को थोड़ा धीमा करके, मैं पहले उन बच्चों को साथ में लाने की कोशिश करूंगी कि उन्हें दोबारा से समझाऊंगी और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी कि HCF और LCM आप कैसे करेंगे। यही होगा ना। तो ये मुझे किस बारे में ज्ञान देगा कि मुझे अपनी पेस को कैसा रखना है क्लास में, मुझे अपनी स्पीड को कैसा रखना है। थोड़ा स्लो रख के मेरे को सब बच्चों को साथ में लाना पड़ेगा। मुझे ये हेल्प करेगा ये जानने में कि मुझे अपने लेसन प्लान्स कैसे बनाने हैं। अगर मुझे दिख रहा है बहुत दिक्कत आ रही है तो मैं एक्टिविटीज प्लान करना शुरू करूंगी। अगर मुझे लगेगा किसी को ज़्यादातर दिक्कत है ही नहीं, सिर्फ एक आधा बच्चा है, वो भी इसलिए कि वो चलो बीमार था तो वो नहीं आ पाया क्लास में, उसको नहीं समझ में आया, तो उस एक आधे बच्चे को मैं अलग से ले जाऊंगी पढ़ाने। लेकिन अगर पूरी क्लास को नहीं समझ में आया तो मुझे एक्टिविटीज प्लान करनी पड़ेंगी, मुझे और कई तरीके प्लान करने पड़ेंगे ताकि मैं उस बच्चे को समझा सकूं, अपनी क्लास को एक अच्छे से समझा सकूं। और कितने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि मैं और एक्टिविटीज प्लान करने में, लेसन प्लान्स प्लान करने में, अपनी स्पीड प्लान करने में कि मुझे कितना ज़्यादा लेसन प्लान को रखना है, कितना ज़्यादा उसे फास्ट करना है, स्लो करना है। टेस्ट बनाने में ऑफकोर्स सी बात है, अगर ये डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात हो रही है तो अगर जो मैं एग्जाम पेपर्स कंडक्ट करूंगी तो मुझे वो देखना पड़ेगा ना कि वो कैसे हो, ताकि हर बच्चे की स्किल टेस्ट हो सके। ये तो नहीं है ना कि हमें जो बच्चे ने रट लिया हमें उसका परीक्षण करना है, हमें बच्चे के ज्ञान का परीक्षण करना है, उसकी रटने की क्षमता का नहीं। तो ज्ञान का अगर परीक्षण आपको करना है तो आपको उस हिसाब से टेस्ट बनाने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें हैं आपके एडवांटेजेस में। गॉट इट। सो यही था हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि निदानात्मक परीक्षण। और कल अगर हमने एक बार जान लिया है कि हमें दिक्कत कहाँ आ रही है तो कल हम उसका उपचार के बारे में बात करेंगे। कल हम बात करेंगे कि ये जो दिक्कत है, ये जो हमारी बीमारी हो रही है बच्चों को ना समझने की, तो इसका उपचार कैसे किया जाए। मारपीट कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो बच्चे को मारपीट के तो आप काम नहीं करा सकते। तो इसका उपचार करने के बारे में हम कल बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं रेमीडियल टीचिंग। ओके, सो आज इतना ही रखते हैं। आप लोग अपनी तैयारी को प्लीज कंटिन्यू रखना। लास्ट का टाइम आ चुका है, संडे को यूपी टेट है, अपने बिल्कुल तैयारी को मजबूत कर लीजिए और इस बार झंडे गाड़ दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।